हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये बेसिकली एक वन शॉट एक अंडरस्टैंडिंग है, रिवीजन है, डिस्कशन है सब्जेक्ट का, विच इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जगह जगह से, अलग अलग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से जो कर रहे हैं बेसिकली, तो उन सभी बच्चों के लिए है ये। तो बेसिकली ये आपका जो मीट, फिश और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, ये सारे कोर्सेज़ में होता है। ये बीएससी में भी होता है, एमएससी में भी होता है और सभी जगह होता है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से। जो भी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपनी बना ले, कंसेप्ट अपने अच्छे कर ले, प्रिंसिपल्स अपने अच्छे कर ले, सारे कंसेप्ट सिद्धांत बहुत बढ़िया कर ले मीट में, तो उसको ये चाहिए पूरा का पूरा ये वीडियो जो है वो देखे और रोक रोक करके, जहाँ भी आपको लगता है रोक रोक करके अपने नोट्स अपने बना ले बहुत अच्छे से। तो मीट बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये सभी जगह होता है। जैसे मैंने बताया, एक हल्का सा एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि बीएससी में, ठीक है, बीएससी जो फूड टेक होता है वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट होता है, और एमएससी जो फूड टेक होता है उसमें भी ये सब्जेक्ट होता है। और इसी के अलावा बीएससी और एमएससी तो ये साइंसेस की डिग्रियां हैं, ठीक है, साइंस की डिग्रियां होती हैं। इसी के साथ में जो इंजीनियरिंग डिग्रियां होती हैं, टेक्नोलॉजी की जो डिग्रियां होती हैं, जैसे जैसे बीटेक, तो बीटेक में भी ये कोर्स चलता है। और इसके अलावा एमटेक, एमटेक में भी ये कोर्स रन किया जाता है, चलता है। इसके अलावा जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि मीट टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से ये मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में अगर आप महारत हासिल कर लो तो आपके रास्ते जो है वो वेटनरी साइंसेस की तरफ खुल जाते हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो दूसरे नाम से वो कहाँ पे और चलता है, ये चलता है बीवीएससी में, ठीक है, वेटनरी साइंसेज में एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी एंड एएच। तो वेटनरी साइंसेस और एनिमल हस्बेंड्री में एक कोर्स चलता है जो एक्चुअल में मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं होता है। वहाँ पर इसका जो डिवीज़न होता है, नाम होता है, वो होता है एलपीटी। एलपीटी का मतलब होता है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में हमारा सिर्फ मीट नहीं आता है, मीट के अलावा फ़िश भी आता है, पोल्ट्री जो हमारी मुर्गियां हैं, जो हमारी चिड़ियाँ, बर्ड्स वगैरह, वो सारे आती हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अंडे हो गए हमारे, एग्स, एग भी हमारा उसी में आता है। और लाइव स्टॉक में हमारी मधुमक्खियाँ भी आती हैं। मधुमक्खियों के जो द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? शहद होता है, शहद भी इसी में आता है ना। और हमारा गोट गोट है, और हमारी शीप्स जो हैं, इनसे निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वूल होता है। शीप का जो वूल होता है, जो जिसे हम हिंदी में ऊन कहते हैं, ऊन से तरह तरह के हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। तो सारा का सारा ये जो लेखा जोखा है, ये सारा का सारा एक ही सब्जेक्ट में, वेटनरी साइंसेज में डाल दिया गया है। किसके नाम से डाल दिया गया है? एलपीटी के नाम से डाल दिया गया है, जिसे हम लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी जनरल अंडरस्टैंडिंग आप सभी के लिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा है मीट फिश एंड प्रोडक्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली एक टर्म है जहाँ पर ये देखा है, ये लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का क्या मतलब समझाया हमने? लाइव स्टॉक का मतलब होता है, लाइव स्टॉक को हिंदी में कहते हैं पशुधन। क्या बोलते हैं? पशुधन बोलते हैं। और हम सभी लोग जो भारत में रहते हैं ना, इंडिया में रहते हैं, हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो हिंदी माध्यम से, जो जिन लोगों ने कोर्सेज करे हुए हैं उन लोगों ने, या फिर जिन्होंने अंग्रेज़ी माध्यम से भी पढ़ाई की है, मीडियम से पढ़ाई की है, उन लोगों ने हिंदी के अखबारों में पढ़ा होगा पशुधन के नाम से। तो लाइव स्टॉक बेसिकली पशुधन में हमारा मीट है, फिश है, पोल्ट्री है। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पोल्ट्री, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे इसमें आती हैं, लाइव स्टॉक में आती हैं, ठीक है ना।
तो ये सारे के सारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। आपके हनी हो गया, एग्स हो गया, ये सारे के सारे लाइव स्टॉक कहलाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बीटेक बीएससी में और एमटेक एमएससी में जो कोर्स चलता है, इवन पीएचडी के अंदर, ठीक है ना, पीएचडी में भी जो हमारा कोर्स वर्क का जो सिलेबस होता है मीट का, जो मीट में स्पेशलाइज रिसर्च करते हैं, उसमें दो दो सब्जेक्ट चलते हैं। एक तो आरएम चलता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, है ना, और दूसरा चलता है मीट का, जो अगर कोई मीट पर रिसर्च कर रहा होता है तो वो यही सब्जेक्ट चलता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही मैंने हल्का सा बच्चों को नोट्स बनाए, बेसिकली मेरे नोट्स हैं। तो ये एपेटा के बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडिया के अंदर जो काम करती है अथॉरिटी, वो आपकी कौन सी है, एपेटा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से कुछ डेटा हैं जो हल्के से प्रोडक्शन को बता रहे हैं। तो क्या है पॉइंट, ये आफ्टर ब्राज़ील इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट विच इज़ अराउंड 54%, ठीक है, लगभग 54%। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। जिसमें उत्तर प्रदेश क्या करता है, रैंक्स 1, उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, 1 है अमंग ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टोटल बफेलो मीट प्रोडक्शन। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा इसका मतलब जो वो एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन है इंडिया में होता है। इसीलिए भारत जो है पूरे विश्व में बहुत ही अहम भूमिका रखता है, बहुत ही अहम प्लेस रखता है बफेलो के मीट के प्रोडक्शन में। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको ब्लैक गोल्ड कहा है। क्या कहा है, ब्लैक गोल्ड कहा है। बफेलो को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मीट जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे इंडिया की जीडीपी के अंदर बहुत ही अहम जो है वो भूमिका निभाता है, बहुत ही अहम जो है शेयरिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द बफेलो मीट जनरेटर इज़ अ इज सिग्निफिकेंट, मतलब जो बफेलो मीट होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है वो शेयर करता है इंडिया की जीडीपी में और सपोर्ट्स करता है ना। यही पॉइंट है जो अभी हमने बताया था। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीट इज़ अ फूड विच इज़ कंज्यूम्ड फॉर इट्स हाई प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली मीट के अंदर बहुत हाई प्रोटीन होती है। लेकिन एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि मीट के जितने भी खाने वाले हैं या मीट के जितने भी लवर्स हैं, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हैं, लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो इस वजह से मीट को नहीं खाते हैं कि मीट के अंदर जो है ये जो हमने लिखा हुआ है 20 से 21% या फिर उससे आसपास ज़्यादा प्रोटीन होती है। मीट को खाने वाले मीट को सिर्फ इसलिए खाते हैं कि उसका टेक्सचर बहुत ही अलग होता है। तो मीट के जो लवर्स हैं, मीट को जो खाने वाले हैं, वो मीट को सिर्फ इसीलिए कंज्यूम करते हैं कि उसका टेक्सचर बहुत अलग होता है। मीट इज़ हैविंग अ वेरी वेरी स्पेसिफिक टेक्सचर इन कंपैरिजन टू दी अदर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो टेक्सचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे क्या लिखा है, हाई बायो अवेलेबिलिटी एंड हाई पीईआर प्रोटीन इफिशिएंसी रेशो। मतलब प्रोटीन के मामले में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया कि बहुत सारे ऐसे प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट सोर्सेज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो होती है, लेकिन उसकी जो इफ़िशियंसी होती है, जो उसका पीआर रेशो होता है और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो उतनी ज़्यादा होती नहीं है। मतलब अगर आपको चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा, तो ओनली एंड ओनली एनिमल प्रोटीन इज़ द ऑप्शन। एनिमल प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो प्लांट प्रोटीन से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मीट की जो प्रोटीन होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड क्वालिटी प्रोटीन होती है और बहुत ज़्यादा हाई बायो अवेलेबल होती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जैसे ग्लूटामिन हो गया और विटामिन B12 हो गया, ये प्लांट में होते ही नहीं है। जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें होते ही नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूएसपी है, एक अलग जो है प्रॉपर्टी है मीट की जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इन द मार्केट, क्या पॉइंट क्या है ये, इन द मार्केट लॉट्स ऑफ वेंचर्स आर अवेलेबल विच आर वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स। हाँ, ये देखिए ये बहुत ही अहम आजकल चल रहा है।
अब लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? अब लोग ये कर रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल प्रोटीन्स, मतलब एनिमल प्रोटीन जानते तो हैं अच्छी होती है, लेकिन वो प्लांट से क्या बना रहे हैं, वो प्लांट से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टेक्सचर बहुत पसंद है लोगों को, मीट का टेक्सचर बहुत पसंद है, तो लोगों को मीट नहीं खाना है लेकिन मीट का टेक्सचर चाहिए, है ना? तो आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी कि लोगों को मीट नहीं चाहिए, हालांकि वहाँ पे दूसरा लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब एनिमल की किलिंग हो रही है, एनिमल को जो है मारा जा रहा है एनिमल वेलफेयर के लिए। इसीलिए बहुत सारी जगह आजकल एक नई टेक्नोलॉजी कुछ कंट्रीज़ ने अप्रूव भी कर दी है मार्केट में बेचने के लिए, जिसे हम कहते हैं लैब ग्रोन मीट। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लैब ग्रोन मीट। तो लैब ग्रोन मीट को कुछ कंट्रीज़ ने अलाउ भी कर दिया है। ये वो मीट है जो जो लेबोरेटरी के अंदर कल्चर में ग्रो कराया जाता है। तो इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि साहब एनिमल की किलिंग हो रही है, और इस तरीके से अगर हम एनिमल की किलिंग करेंगे तो क्या नाम है, बहुत सारे एनिमल हमारे वो हो जाएंगे, तो एनिमल वेलफेयर के लिए हम क्या करें, हम लैब में ग्रो कराएं। ठीक है ना, तो ये तमाम बातें जो है लोग करते हैं। तो दूसरा जो चल रहा है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स का, लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड जो फूड हैं उनसे मीट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे जैसे आपका सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन से बहुत सारे लोग क्या बना रहे हैं, सोया चंक्स बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैक फ्रूट, जिसे हम कटहल कहते हैं, तो कटहल से लोग बना रहे हैं। इसके अलावा पीपल आर यूजिंग मशरूम, मशरूम से बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एल्गी हैं, उन एल्गी का इस्तेमाल करके जो मीट के एनालॉग्स हैं, जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स हैं, लोग बना रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे इसके स्टार्टअप्स वगैरह भी दिल्ली में, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो दिल्ली के एनसीआर वगैरह में बहुत सारे जो है वो स्टार्टअप्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मीट के मामले में एक नई जो एक टर्न जो है, एक नया जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है रिसर्च में, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के, नए नए फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखी हैं टेक्सचर की। तो मीट का जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टेक्सचर। टेक्सचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर मीट। तो अगर मीट का टेक्सचर अगर अच्छा नहीं है तो उसको कोई खाएगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब मीट का अंदर से, मीट का तो होता ही है, जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स के बनाने में, वो टेक्सचर का रहता है। अगर टेक्सचर बढ़िया नहीं होगा तो उसको कोई खाएगा ही नहीं। तो मेन मेन क्या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोफाइल के, वो हार्डनेस हो गया, कोहेसिवनेस हो गया, गमीनेस हो गया, चीवीनेस हो गया, स्प्रेंजीनेस हो गया, पैलेटेबिलिटी हो गया, ये सारे के सारे, और इसके अलावा ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मीट प्रोडक्शन नहीं है ये, एक स्टूडेंट्स के को लिखवाया था उसके नोट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट होगा बेसिकली, प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, मीट प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे टेक्सचर प्रोफाइल के एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये बात आप सभी लोग को ध्यान में रख लेनी चाहिए कि मीट के केस में जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स बनाने का दावा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्सचर। अगर वो प्लांट बेस्ड मीट का टेक्सचर, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मीट है उसकी तरह ले आए, तब ये उनकी सफलता कहलाएगी, तब ये उनकी जो है सक्षमता कहलाएगी कि भैया इन्होंने बढ़िया काम कर दिया। अदरवाइज़ कुछ नहीं, सब बेकार, सब ज़ीरो। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं टेक्सचर एनालाइज़र। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टेक्सचर एनालाइज़र। उस टेक्सचर एनालाइज़र इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, टेक्सचर को चेक करते हैं कि भैया इसका टेक्सचर क्या आ रहा है। ठीक है ना, टेक्सचर क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बात रही कि मार्केट में क्या मीट के पर्सपेक्टिव में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या रिसर्च चल रही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो मीट के अंदर बेसिकली अगर बात करें तो मीट के अंदर हमारा लगभग 75% के आसपास, 3/4 मतलब 75%, लगभग 75% जो है मॉइस्चर कंटेंट होता है, और बाकी का जो 25% है उसमें हमारा क्या आ गया, उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, बाकी के जो मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो मिनरल्स आ गए,
बाकी के जो विटामिन्स हैं विटामिन्स आ गए, ठीक है ना, ये सारा का सारा आ गया, ठीक है। और इसमें अगर बात करें मॉइस्चर कंटेंट में, तो मॉइस्चर कंटेंट दो टाइप का होता है किसी भी फूड के अंदर। ये सिर्फ मीट की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फूड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट दो टाइप का होता है, एक फ्री वाटर होता है, एक बाउंड वाटर होता है। फ्री वाटर हमारा फ्री मॉइस्चर कंटेंट भी कहलाता है, बाउंड वाटर को बाउंड मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हल्का सा ड्राइंग का कर्व बना के दिखा दिया है कि जब हम किसी भी फूड को ड्राई करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे होगे ये वाला फेज़, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फेज़, ये हमारा कांस्टेंट ड्राइंग रेट है। आप देख रहे होगे कि ये जो टाइम वाला एक्सेस है, ठीक है, इसके पैरेलल है। ड्राइंग रेट हमारी बिल्कुल कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ड्राइंग रेट इस पूरे के पूरे इसमें कांस्टेंट रहती है, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्री मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल रहा होता है, वो इवेपोरेट हो रहा होता है। जैसे ही इसके बाद में फ्री मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म होता है, जो बाउंड मॉइस्चर कंटेंट है, बाउंड का मतलब क्या है? बाउंड का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल से बाउंड है, बंधा हुआ है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट मॉलिक्यूल से बंधा हुआ होगा, क्या वो आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा भाई। कोई इंसान जो है बिल्कुल फ्री फ्री टाइप का आज़ाद आदमी है, उसको निकाल कर कहीं भेज दो आप, ठीक है। और कोई इंसान जुड़ा हुआ है किसी से, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए जैसे ही बाउंड मॉइस्चर कंटेंट का इवेपोरेशन का नंबर आता है, वैसे ही जो रेट है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ ड्राइंग, ये ऊपर वाला। और ये बाउंड का जब नंबर आता है तो इसे हम कहते हैं फॉलिंग रेट ऑफ ड्राइंग। तो ये थोड़ा सा कर्व बना के दिखा दिया था कि ताकि थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में समझ में आए, क्योंकि मीट की ड्राइंग वगैरह भी लोग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, पिकल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम स्लॉटरिंग मेथड्स की। स्लॉटरिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो स्लॉटरिंग मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो कोशर मेथड है, एक कोशर मेथड होता है जो आपका हलाल की तरह होता है, लेकिन ज्यूज़ जो कम्युनिटी होती है, ज्यूज़ कम्युनिटी में इसको फॉलो किया जाता है। जो यहूदी होते हैं, ठीक है, ज्यूज़, उनमें ये फॉलो किया जाता है। दूसरा मेथड होता है हमारा हलाल मेथड, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर होता है, जहाँ पर फूड पाइप, जो विंड पाइप होता है, वहाँ पर पास में एक कैरोटिड हमारी एक एक नस होती है कैरोटिड नाम की, सी उसके पास में जगलर वेन होती है। तो वहाँ पर कट लगाया जाता है और वो क्या करती है, वो ब्रेन को सारा का सारा जो सप्लाई जा रहा होता है उसको कट डाउन कर देती है, और बहुत आसानी से क्या है, एनिमल क्या होता है, एनिमल किल हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब जो हलाल मेथड होता है उसमें जानवर बहुत तड़पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखाई दे रहा होता है वैसा होता नहीं है। जैसे ही हम जगलर वेन को काटते हैं, वैसे ही उसका जो कनेक्शन है कट हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है ब्रेन को, वो जो है कॉन्शियस जो है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है एनिमल, और वो उसको पता ही नहीं लगता है। कंपैरेटिवली जो झटका मेथड होता है, झटका मेथड बहुत ज़्यादा जो है वैसा होता है, पेनफुल होता है, जो कि लोगों को नहीं पता है। झटका मेथड में एनिमल को बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसमें जगलर वेन नहीं काटी है आपने, ठीक है ना। तो मेन जो दर्द का कनेक्शन है जगलर वेन से है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं जगलर वेन, तो जगलर वेन से मेन कनेक्शन है पेन का। जो झटका मेथड जो है वो बेसिकली सिख कम्युनिटी में और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ पर जो है फॉलो किया जाता है। इसमें सडनली जो हेड है वो अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसे काट दिया जाता है, ठीक है। तो झटका मेथड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये है कि झटका मेथड का जो मीट होता है वो बहुत ही अनसेफ होता है, क्योंकि देखो आजकल जो दौर है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं अगर तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप सभी को मेरी भी बात नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और लॉजिकल बात ये है कि झटका मेथड में ये अप्रूव्ड है, ये रिसर्च पब्लिश्ड है ऑलरेडी, ठीक है। जब आप झटका मेथड से किसी एनिमल को स्लॉटर करते हो, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जब आप हलाल मेथड से काटते हो, तो हलाल मेथड में 40% ज़्यादा ब्लड जो है हलाल मेथड में बाहर निकलता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड इज़ द मेन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। भाई आपको बुखार आया, डॉक्टर साहब ने कहा खून की जांच करा लो। आपको कोई और दिक्कत हुई, डॉक्टर साहब ने कहा खून की जांच करा लो। आपको कोई और प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर साहब ने कहा खून की जांच करा लो।
तो इन एवरी केसेस जो है, जब आप बीमार पड़ते हो, इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या करता है, खून की जांच करवाता है, ब्लड की जांच करवाता है। ठीक, इसीलिए जो कंटेमिनेशन के जो सोर्सेज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, खून के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। तो अगर हलाल मेथड में हम ये कह रहे हैं कि भैया 40% ज़्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है, तो क्या हलाल मेथड में जो मीट है वो ज़्यादा सेफ नहीं होगा? बताइए आप, सोचिए, दिमाग लगाइए। ठीक है ना? तो इसीलिए हलाल मेथड का जो मीट सेफ़ होता है। और चूंकि झटका मेथड में जो जो ब्लड है वो 40% कम निकलता है, वो अंदर रह जाता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जब एनिमल को स्लॉटर करते हैं तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो जो ग्लूकोज होता है वो फर्मेंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए झटका मेथड का जो मीट होता है वो कैसा होता है, वो सारनेस होती है, उसमें खट्टा होता है वो। तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, शेल्फ लाइफ भी अच्छी नहीं होती है, और इंसान की सेहत के लिए भी कैसा होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है अभी, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये एक रिसर्च का डेटा मैंने दिया है, जो ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश्ड है, कि रिसर्च में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जहाँ पर एनिमल्स का, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आप ये मान सकते हो कि साहब के बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, एक रिसर्च पब्लिश हुई जहाँ पर दो तरीके से एनिमल को काटा गया, उनका ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया गया। तो आपको हैरानी होगी कि स्लॉटरिंग से पहले और स्लॉटरिंग के बाद में हलाल मेथड में दोनों का ईईजी और ईसीजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों का सेम था, बिल्कुल भी कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि रिसर्च में इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो ये एक प्रमाण है कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हलाल मेथड से जो एनिमल को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उसमें एनिमल को कोई भी पेन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना आजकल, कि बड़ा साहब बड़ा दर्द होता है, जानवर तो भड़कता है साहब, हलाल मेथड से काटते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब बकवास बातें हैं। ठीक है ना? तो बी साइंटिफिक, बी लॉजिकल, लॉजिक देखिए, रिसर्च ये है। ठीक है, तो कोई भी दर्द नहीं होता है, एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय द रीडिंग्स एंड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन गिवन बाय दी एंड कैप्चर्ड बाय दी ईईजी एंड ईसीजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये शायद मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था बच्चों को, ये रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो ये है हमारा मीट का। ठीक है, तो इसको अभी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं मीट का, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको यहीं